अगर मैं आप लोग को पूछूं कुछ इंडिया के फेमस फिनटेक्स के नाम बताओ, ठीक है, जो आपके दिमाग में पहले आ रहा हो। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जो फिनटेक्स आप यो रोज आई थिंक डे टू डे लाइफ में यूज करते हो उनके प्रोडक्ट्स, तो आप क्या सोचोगे या आप क्या बोलोगे? जैसे मेरे दिमाग में तो आ रहा है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एंड ऑल। तो चलो पेटीएम का ही एग्जांपल लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये उसमें हेल्प करेगा आपको समझने में इस टॉपिक को। ठीक है, पेटीएम हम सबने यूज किया है, फाइन, जिसमें आपका पेटीएम मनी होता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक होता है, पेटीएम इंश्योरेंस होता है। तो कभी सोचा है पेटीएम को रेगुलेट कौन करता है? ये जो फिनटेक्स होते हैं इनको रेगुलेट कौन सी बॉडी करती है? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक बॉडी नहीं है, ठीक है, भले ही पेटीएम जो है वो वन कम्युनिकेशंस करके एक कंपनी है, उसका ये एक नाम है, ठीक है, लेकिन द थिंग इज जब हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो ये जो है एक बैंक की तरह काम कर रहा है जहां आप डिपॉजिट्स कर सकते हो एंड ऑल। तो बेसिकली इसे जो है रेगुलेट करेगा आरबीआई, जैसे आरबीआई जो है एनबीएफसीज और बैंक्स को रेगुलेट करता है। हम समझेंगे ये सब क्या है, लेकिन आरबीआई फिलहाल बैंक को और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है जितनी भी, उनको रेगुलेट करता है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई रेगुलेट करेगा। फिर जो आपका पेटीएम मनी है, पेटीएम मनी क्या करता है? सिक्योरिटीज देखता है, जहां आप शेयर्स खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, सारा जो सिक्योरिटीज मार्केट है उससे डील करता है। ठीक, तो उसे कौन सी बॉडी देखेगी? आरबीआई तो देखेगी नहीं, क्योंकि वो तो बैंकिंग सेक्टर्स को देखता है ना। तो तब आता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, अब जो उसका पेटीएम इंश्योरेंस है, ठीक है, अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस आप जहां से खरीदते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके, तो इंश्योरेंस को कौन देखेगा? सेबी तो देखेगा नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटीज देखता है। आरबीआई देखेगा नहीं कि वो बैंक्स देखता है या एनबीएफसीज देखता है। तो ये आपका देखेगा आरडीएआई, यानी कि जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी होती है वो आईआरडीएआई। ठीक है, तो बेसिकली एक फिनटेक और मल्टीपल रेगुलेटरी, जो आपके मल्टीपल रेगुलेटरीज होते हैं वो। तो इसीलिए फिनटेक्स के लिए ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था बीच में, अभी भी होता ही है कि इतने सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। क्या कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है? जो भी सेबी के गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जो भी उसने रूल्स बताए वो एक पर्टिकुलर फिनटेक फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो सिक्योरिटीज से डील करता है। ठीक है, जैसे आपका जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया एंड ऑल। तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे हैं तो फिर पेनल्टी लगाता है सेबी। तो ये जो कंप्लाइंसेस है, अलग अलग मल्टीपल कंप्लाइंसेस एक फिनटेक को फॉलो करनी पड़ती है। फाइन, तो बेसिकली हम इस वीडियो में वही समझने वाले हैं कि आखिर हु रेगुलेट्स इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में यही सब आता है। ये जितनी भी बॉडीज होती है, बैंक्स, एनबीएफसीज, जो आपका सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये सारे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो वो कौन कौन सी प्राइमरी बॉडीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए? और ये टॉपिक बहुत लोगों को टेक्निकल लगता है, ट्रस्ट मी इट्स नॉट। तो क्यों ना उसे डिकोड करें इजी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ और आपको ये बहुत काम भी आएंगी। तो फ्रॉम बैंक्स टू स्टॉक मार्केट्स, इंश्योरेंस टू पेंशंस, सारी चीजें जो है ये इंडिया के मनी को सेफ रखने पे काम करती है। जहां आप मनी ग्रो करते हो अपना, कैसे ग्रो करोगे? शेयर्स में लगाते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो एंड ऑल। ठीक है, या आपके पैसे को आप बैंक में एफडी कराते हो, उसको ग्रो करते हो आप। प्रॉफिट लॉस दोनों होता है आपके शेयर मार्केट्स में। फाइन, तो आपके पूरे फाइनेंसेस, ये पूरी सिस्टम देखती है, ये बॉडीज रेगुलेट करते हैं इन सारी पर्टिकुलर एंटिटीज को। फाइन, तो इमेजिन अ क्रिकेट मैच विदाउट एन अंपायर। कभी सोचा है अंपायर ही नहीं हुआ अगर उस मैच में? तो प्लेयर्स को चीट, रूल्स भी तोड़े जाएंगे। ठीक, नोबडी वुड नो कौन सही है कौन गलत है। बैंक, स्टॉक मार्केट्स, इंश्योरर्स, पेंशन फंड्स, कॉर्पोरेट्स, ये सारे आपके लाखों रुपए हैंडल करते हैं। तो अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं होगी तो ये लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट में प्लेयर्स करेंगे और अंपायर ही नहीं है बताने के लिए कि कौन आउट हुआ कौन नॉट आउट है एंड ऑल, तो ये लोग भी ऐसे ही कुछ भी रूल्स बनाएंगे। ठीक, तो इन्हें रेगुलेट करने के लिए जिनके पास आपके लाखों पैसे रहते हैं, कोई बॉडी तो होनी चाहिए, राइट? सो विदाउट रेगुलेटर्स फ्रॉड, स्कैम्स और अनफेयर प्रैक्टिसेस और बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें चाहिए होते हैं कुछ रेगुलेटरी बॉडीज जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ढंग से चला सके, जिनके पास हम अपना पैसा पाइल अप कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए दैट्स व्हाई इंडिया हैज डिफरेंट रेगुलेटर्स फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो समझते हैं ये चीज। अब देखो, इकोनॉमी एक है,
लेकिन मल्टीपल रेगुलेटर्स हमारे पास है जो आपके अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे पेटीएम के केस में मैंने आपको बताया, उसके 3 प्रोडक्ट्स एंड तीनों के रेगुलेटर्स अलग अलग होते हैं। ठीक, तो थिंक ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम लाइक अ सिटी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। फाइन, जैसे आपके बैंक्स हो गए, आरबीआई देखता है, स्टॉक मार्केट सेबी देखता है, इंश्योरेंस आईआरडीआई देखता है, ठीक है, पेंशन कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे अलग अलग देखते हैं। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस अब जो है हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के अराउंड वो भी आपका आरबीआई ही मोस्ट प्रोबेबली देखता है। ठीक है, तो एनएचएम पहले होता था, नेशनल हाउसिंग बोर्ड्स वगैरह, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ वन अथॉरिटी कंट्रोलिंग एवरीथिंग, इंडिया क्रिएटेड स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर्स जो अलग अलग डोमेन में देखते हैं। तो प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स, ऑफ कोर्स, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई स्कैम वगैरह ना हो, फ्रॉड्स ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो कि आप जाकर इन्वेस्ट करो। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आप अगर डिपॉजिट ही नहीं करोगे बैंक में तो फिर वो कमाएगा कैसे? आप डिपॉजिट जो करते हो उसमें बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है, तो वही जो वो लोन दे रहा है और उस पर जो इंटरेस्ट ले रहा है, उसका डिफरेंस ही तो बैंक की कमाई है, राइट? तो इंडिया का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एट अ ग्लांस अगर हम देखें, तो बेसिकली बैंकिंग एंड मनी अगर मैं बोलूं तो वो आरबीआई देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपका सेबी देख रहा है, इंश्योरेंस आपका आईआरडीआई देख रहा है, पेंशन जो है आपका पीएफआरडीए देख रहा है, ठीक है, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी बॉडी, और कंपनी जो है वो आपकी एमसीए देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंसॉल्वेंसी आपका आईबीबीआई देख रहा है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर आपका हाउसिंग फाइनेंस जो है एनएचबी देख रहा है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, फिर म्यूचुअल फंड्स जो है आपका एएमएफआई देख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, अभी तो ये ज्यादातर आरबीआई ही देखता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फाइन, तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है आपके इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, इतनी बॉडीज, और बेसिकली इतनी बॉडीज और उनके ये सेक्टर्स अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको पूरा फाइनेंशियल रेगुलेटर के अराउंड सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो इन बॉडीज को हमें भूलना नहीं है। ये है रेगुलेटर जो आपके पैसे की रखवाली भी करते हैं, जो इन पे आप डालते हो। ठीक, अब थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो यू हैव इंटरेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर्स आई गेस, या आपको शौक होगा ये सब चीज़ों पे और इंटरेस्ट होगा आपको, तो आप अगर आईबीपीएस एसओ देने का सोच रहे हो तो उसका क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, एंड यू कैन ज्वाइन नाउ। एंड ऑफ कोर्स उसमें आपको डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, 30 मॉक टेस्ट विद प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है, और यही नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस और 500+ आवर्स ऑफ क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी इस एक कोर्स में, और आप इस आईवीआर नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हो, तो हमारा सपोर्ट टीम बिल्कुल आपकी मदद करेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं वापस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले रेगुलेटर पे आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और गवर्न कौन सा लॉ करता है इस बॉडी को? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है, और 1949 में ये नेशनलाइज कर दिया गया था। तो बेसिकली जब आरबीआई नहीं था, हर एक बैंक के अलग अलग सिस्टम्स चलते थे, उनके खुद के ओन करेंसी होते थे, बैंकिंग रेगुलेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, इंडिया नीडेड वन इंस्टीट्यूशन जो कंट्रोल करे करेंसी को, इन्फ्लेशन को, बैंकिंग को, मॉनेटरी पॉलिसी को, हम सब समझेंगे। सो आरबीआई जो है इंडिया का एक सेंट्रलाइज्ड बैंक बना, बाकी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर आता है, ये सबके ऊपर ये आरबीआई आता है। ठीक है, अब समझते हैं इसको द बैंक ऑफ बैंक्स क्यों बोलते हैं। हम जिन बैंक्स में जाते हैं, चाहे आपका एक्सिस बैंक हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, ये सारे जो बैंक्स हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट बैंक्स है, कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स है जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक है, तो ये सारे जो है आरबीआई के अंडर आते हैं। तो क्योंकि ये बैंक का भी बैंक है, तो इसलिए हम बोलते हैं द बैंक ऑफ बैंक्स। और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है बैंक्स एंड एनबीएफसीज को। ठीक है, बैंक्स और एनबीएफसीज को रेगुलेट करता है। बैंक क्या होता है? बैंक वही होता है जहां आप डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लेता है और लोन्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डिपॉजिट में जो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है और लोन देके जो वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसी का जो सब्सट्रैक्शन होता है, दैट्स द इनकम विच बैंक हैज। अब जो एनबीएफसीज होते हैं वो यूजुअली सिर्फ लोन देते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो डिपॉजिट्स का काम नहीं करते। ठीक है, यूजुअली। ठीक है, तो एनबीएफसीज में आपका जैसे बजाज फाइनेंस आ गया, या आपका मुथूट फाइनेंस आ गया, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फाइन, और बैंक में तो आपके पीएनबी, एसबीआई सारे आ जाते हैं। फाइन, अब जो है बैंक का, आरबीआई का काम क्या है? प्रिंट्स एंड इश्यूज करेंसी। आरबीआई ही है जो कंट्रोल करता है फिजिकल एंड डिजिटल मनी सप्लाई कितना होगा, मतलब प्रिंट करना पूरा इंडियन रुपी को, एंड और एवरीथिंग इज डन बाय आरबीआई। फिर कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है जब प्राइजेस बढ़ जाती है किसी भी
कमोडिटी की, ठीक है, प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कैसे इंक्रीज होगी? बेसिकली जब डिमांड बढ़ता है, ठीक है, जब आपका डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई हो जाए। जैसे मान लो कि मार्केट में सिर्फ किसी कंपनी के 100 मोबाइल फोन्स ही अवेलेबल है, ठीक है, 100 मोबाइल फोन्स ही मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम कंज्यूमर्स के पास बहुत पैसे हैं, तो हम क्या 500 मोबाइल जितना पैसा ऑल टुगेदर सारे कंज्यूमर्स के पास है, तो वो क्या करेंगे, वो इन 100 मोबाइल्स के लिए, इनको हड़पने के लिए, लेने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा फेंकने के लिए रेडी है। तो जो शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर, ये सारे लोग होते हैं, ये लोग भाप लेते हैं कि हाँ, कि अभी मार्केट में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, अभी लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, तो वो इस 100 मोबाइल का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ा देंगे। तो कमोडिटी की जो प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है, वो इसी रीज़न से होती है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है सप्लाई से। तो इसे कंट्रोल कैसे करेगा आरबीआई? आरबीआई जो है, आरबीआई से ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं बाकी सारे, ये जो है आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, और आरबीआई मान लो 6% इंटरेस्ट पे इनको लोन देता है, ये होता है रेपो रेट, जिसमें आरबीआई जो है इन कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, और जिस रेट पे दे रहा है वो रेपो रेट है। अब मान लो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, 6 को 6.5% कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स है, ये जो आरबीआई से लोन लेके अपना बैंक चलाते हैं, ऑब्वियसली आरबीआई से ही वो लेते हैं पैसा, जो जिस फिर बाद में हम उनसे लोन लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत है कंज्यूमर्स के पास, तो वो क्या करेगा, लोन ज्यादा लेगा बैंक से, और लोन ले लेके वो और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो क्योंकि ये कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, ज्यादा पैसा भरना पड़ रहा है, तो वो कस्टमर्स के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो ये कमर्शियल बैंक्स कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ये जो लोग जो सारी चीजें खरीद रहे थे एक्स्ट्रा पैसा देके, डिमांड बढ़ गई थी, अब उनको ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो तब वो पोस्टपोन कर देंगे कि हम बाद में खरीदते हैं। तो थोड़ा सा डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रेपो रेट जैसे ही बढ़ जाता है, तो आपका फिर डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। जब ऑपोजिट हो, जब आरबीआई को कमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़े, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई के हाथ में है। एंड देन सेट्स रेपो रेट एंड इंटरेस्ट रेट्स, ऑफ कोर्स ये जो रेपो रेट का इंटरेस्ट है वो देखता है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो रेपो रेट का इंटरेस्ट बढ़ा देगा, मतलब रेपो रेट बढ़ा देगा बेसिकली, ताकि जो कमर्शियल बैंक है उनको वो महंगा पड़े, तो वो कंज्यूमर्स के लिए भी महंगा कर दे इंटरेस्ट, और कंज्यूमर फिर थोड़ा हाथ बांध ले कि ठीक है अभी नहीं खर्चा करते। फाइन। अब मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व्स, अब हर चीज के लिए जो आप इंपोर्ट्स करते हो, बाहर से जो इंपोर्ट्स लेते हो एंड एवरीथिंग, तो वो आप फॉरेक्स में करते हो। जैसे अगर आप मान लो कोई भी क्रूड ऑयल का, अगर आप मान लो कुछ एक इंपोर्ट अगर आप दुबई से लेते हो, तो वहां पे उसकी करेंसी में इंडिया को पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट में तो हम उनसे खरीद रहे हैं ना, तो उनकी करेंसी में खरीदना पड़ता है। तो ये सब के लिए जो आपका फॉरेक्स रिजर्व्स होता है वो इमरजेंसी रिजर्व्स होते हैं, जो फॉरेन करेंसीज होती है वो आरबीआई अपने पास सेफ रखती है, ताकि जब जब इंडिया को जरूरत पड़े कुछ खरीदने के लिए इमरजेंसी में, तो वो वहीं से निकाल के पे करता है, ठीक है। तो सेफगार्ड्स इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स जो होती है वो। फिर आता है रेगुलेट्स पेमेंट सिस्टम। तो ऑब्वियसली यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, आप जो भी यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करते हो, जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, जीपे हो गया, फोन पे हो गया, इसको आरबीआई ही रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप जो है डिपॉजिट कर सकते हो, आप बेसिकली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, तो पेमेंट सिस्टम को आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। सो एवरी 500-200 नोट कैरीज द सिग्नेचर ऑफ द आरबीआई गवर्नर, इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू ऑल ऑफ कोर्स, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड बॉडी आती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब समझ जाओगे इन बॉडीज के बारे में। फाइन। तो सेबी जो है वो आपका वॉचडॉग होता है स्टॉक मार्केट का, ठीक है, जो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो एंड एवरीथिंग, ग्रो जीरोधा में एंड ऑल। तो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ 1988 में ये, और सेबी एक्ट इसको गवर्न करता है 1992 का, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया है, स्टैट्यूट ने दिया है। अब ड्यूरिंग द 1980s इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है बहुत मैनिपुलेट हो रहा था। फाइन। इन्वेस्टर फ्रॉड बहुत बढ़ गए थे, इस वजह से कि इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आए वापस, तो सेबी लाया गया था कि एक वॉचडॉग, एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए हमें, तो गिविंग सेबी स्टैट्यूटरी पावर्स ओवर द सिक्योरिटीज मार्केट, तो कीपिंग द मार्केट्स ऑनेस्ट। तो अब सेबी के क्या पावर्स है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। अब ये क्या करता है, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बेसिकली कोई भी कंपनी होती है, अगर उसको पब्लिक जाना हो,
कोई कंपनी अगर पब्लिक हो रही है मतलब उसको फंड्स रेज करने पड़ेंगे पब्लिक से, तो वो आईपीओ निकालता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आपने देखा होगा बहुत लोग आईपीओ में इन्वेस्ट भी लगाते हैं पैसा, ठीक है, तो वो इसी के थ्रू होता है। फाइन, तो यहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज में अपना लिस्टिंग करते हो, ठीक है, जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब में एनएसई और बीएसई में आप जाके जो है अपना जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो, डिफरेंस बस ये होता है कि इसमें कि किसी में 30 कंपनी होती है, किसी में 50 कंपनीज होती है लिस्टेड, ठीक है, तो 30-50 ऐसा रेशियो चलता है, उतने में आपको लिस्टिंग करनी होती है, तो नंबर्स का फर्क होता है दोनों में। तो सेट्स द रूल बुक फॉर हाउ एक्सचेंजेस ऑपरेट, तो यहीं पे जो है आपका लिस्टिंग होती है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनी कर रही है, वो एनएसई में करेगी या तो बीएसई में करेगी, ठीक है। लिस्टिंग हो गई आपकी कंपनी की और कंपनी फंड्स रेज कर दिया आईपीओ से, पब्लिक हो गई कंपनी, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, शेयर होल्डर्स होता है, आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो एंड ऑल। फिर रजिस्टर्स, इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज में आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, डिपॉजिटरीज आ जाती है, जैसे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके जैसे जीरोधा ग्रो वगैरह, ठीक है, जीरोधा ग्रो, जिसमें भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खोलते हो, ठीक है, तो आप बेसिकली इनकी मदद से अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो और वहां पे आप अपना पैसा डालते हो, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जो भी करते हो, और वो कहाँ जाके स्टोर होता है, आपके डीमैट में हर एक पैसा कहाँ स्टोर होता है, डिपॉजिटरी में स्टोर होता है। डिपॉजिटरी बेसिकली आपका डिजिटल लॉकर जैसा काम करता है, जैसे आप लॉकर में कोई चीज सेफ रखते हो ना, तो यहाँ तक पहुंचने का रास्ता आपको ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स देते हैं। डिपॉजिटरीज जैसे कि आपकी एनएसडीएल हो गई या सीडीएसएल हो गया, मतलब नेशनल सिक्योरिटीज, ये डिपॉजिटरी लिमिटेड हो गया, या फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हो गया, तो ये जो है आपकी डिपॉजिटरीज की तरह काम करते हैं। फाइन, प्रिवेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे कोई भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप अगर किसी कंपनी में मैनेजर हो और आपको पता चल रहा है कि अरे अगले हफ्ते तो प्रॉफिट, अब ये अगले हफ्ते डिस्क्लोज करने वाले कि बहुत प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो ये जो शेयर्स है कंपनी के वो बढ़ जाएंगे, तो उससे पहले ही आप वो शेयर्स खरीद लेते हो, ठीक है, इस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की मदद से। और फिर अगले हफ्ते जैसे ही ये चीज अनाउंस होती है और शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि बहुत प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो बाकी लोग तो बड़े हुए प्राइस में खरीद रहे हैं, लेकिन आपने पहले से खरीद रखा था, तो आप उस बड़े हुए प्राइस में उसको बेच दे रहे हो, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया इसमें। तो ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का जो मिसयूज होता है, जहां आपको पहले से पता होता है कि कब शेयर्स चढ़ने वाले हैं, कब गिरने वाले हैं, उस हिसाब से आप जो शेयर्स है वो खरीदते या बेचते हो, सो दैट इज योर इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो सेबी है वो इसको पेनलाइज करता है, ठीक है, ये एक क्राइम है। अब प्रिवेंट्स प्राइस मैनिपुलेशन, क्रैक्स डाउन ऑन आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट्स, ठीक है, कि प्राइस का जितना भी मैनिपुलेशन है उस पे, आर्टिफिशियल प्राइसेस पे नहीं, मार्केट के हिसाब से आपको प्राइसेस पूरे सेट करने होते हैं। एडुकेट्स इन्वेस्टर्स जो होते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड ऑल, वो भी सेबी देखता है। देन इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन भी करता है, कोई भी इंटरमीडियरी अगर उसके कंप्लाई नहीं कर रहे, जो कंप्लायंस इश्यूज ना हो, तो उसका ऑडिटिंग और मिसकंडक्ट वगैरह को चेक करता है, ठीक है, कोई भी जो उसके कंप्लायंस के गाइडलाइंस हो। बहुत सारे एक्ट्स होते हैं सेबी के, इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट अलग होता है, आपका दुनिया जहां के एक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी लिस्टिंग डीलिस्टिंग कैसे करेगी कंपनी पब्लिक होने के लिए, उसके लिए अलग गाइडलाइंस होते हैं, हर एक चीज के लिए कंप्लायंस जरूरी है, तो वही वो चेक करता है। तो आरबीआई रेगुलेट्स मनी, सेबी रेगुलेट्स मार्केट्स, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आपका आईआरडीएआई है, तो ये जो है इंश्योरेंस को देखता है। तो बिफोर लिबरलाइजेशन, जब एलपीजी नहीं आया था, तब इंश्योरेंस सेक्टर हैड वेरी लिमिटेड कंपटीशन, बाहर के प्लेयर्स तो आ ही नहीं पाते थे इंडिया में क्योंकि लिबरलाइजेशन नहीं था। तो जब लिबरलाइजेशन नहीं था तो यहाँ पे ये हो रहा था कि जो गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज थी उनके लिए गवर्नमेंट थोड़ी बायस्ड थी, तो उन पे थोड़े कम रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, और कोई भी अगर उनको कंपटीशन देने आता था तो उन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, मोनोपोली बढ़ते जा रही थी, और कोई भी मार्केट में अगर मान लो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या मीशो, ये सारे नहीं होते, तो आप क्या प्राइस कंपेयर करके खरीद पाते? अगर एक ही सिर्फ आपको मैं बोलूँ कि सिर्फ आज से आपके पास सिर्फ एक ही ऐप है जिससे आप कपड़े खरीद सकते हो, तो फिर वो ऐप तो अननेसेसरी प्राइस चार्ज करेगा, बहुत ही हाई प्राइस चार्ज करेगा, राइट? तो वो ना हो, इसलिए मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स आपको चाहिए मार्केट में, हेल्दी कंपटीशन हो, तो उसी के लिए बाहर के सेक्टर्स को भी लाया गया, ठीक है, लिबरल कर दिया गया इकोनॉमी की, बाहर से भी अब जो है फॉरेन से भी जो कंपनीज है वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट रन बॉडीज नहीं रहेंगी, ठीक है, इसीलिए। अब वेन एवर यू बाय इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो या होम इंश्योरेंस हो, वो सारे आईआरडीआई देखता है। तो इंश्योरेंस कंपनी लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं, ये वो देखेगा।
प्रीमियम स्ट्रक्चर फेयर है कि नहीं, पॉलिसी होल्डर का प्रोटेक्शन आप बराबर दे रहे हो कि नहीं, कि आप ज़रूरत पड़ने पे फिर आप जो है अप्लाई भी कर पाओ और आपको रीइंबर्समेंट भी मिले। ऐसा नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम दे रहे हो और जब आपको रीइंबर्समेंट की ज़रूरत है तो दे ही नहीं रहा है। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड एजेंट, सही सही जगह से लाइसेंसेस दी हुई है। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी ये होते हैं। तो IRDAI प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स और इंश्योरेंस कंपनीज दोनों। ठीक है, मतलब नॉट इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा ऑब्वियसली पॉलिसी होल्डर्स मेनली। फाइन। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पेंशन देखता है लेबर लॉज में, अब लेबर लॉ भी काइंड ऑफ है ही आपके पास कि पेंशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चलती है, पेंशन कोई आपसे छीन नहीं सकता, जाहिर सी बात है। 2003 में इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था कि जो आपके पेंशन सिस्टम एंड एवरीथिंग को गवर्न कर सके। इसको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 2013 से। अब इंडिया नीडेड अ स्ट्रक्चर्ड पेंशन सिस्टम फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, तो PFRDA वाज एस्टैब्लिश टू रेगुलेट पेंशन के जो फंड्स होते हैं उसको, कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको भागना ना पड़े इधर उधर। इसी के अंडर आया आपका NPS। कभी ना कभी हम सब इवन 20 से ही लोग NPS में कुछ ना कुछ पैसा डालना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये आपका नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली डालना होता है पैसा। 2 टियर्स होते हैं इसमें, एक टियर 1 से आप नहीं निकाल पाते हो इजीली, टियर 2 से आप निकाल सकते हो। वो बेसिकली मार्केट में पैसा लगाने जैसा है कि आप कौन से बैंक के अंदर पैसा लगा रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें थोड़ा, ठीक है, तो वैसा रहता है। फिर API अटल पेंशन योजना, ये सारे योजनाएं हैं। इसमें आपको प्राण ID PRAN प्राण ID जो है वो मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा खाली प्रोविडेंट फंड, मतलब बेसिकली जो आपका EPFO होता है सिर्फ वही पेंशन नहीं देखता, ये सब भी अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है और इसकी ये रेगुलेटरी बॉडी है ये, ठीक है। अब जो आपका PFRDA है वो बेसिकली फंड मैनेजर की तरह काम करता है, कि स्टैंडर्ड सेट करता है आपके पेंशन फंड जो मैनेजर्स होते हैं ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स जो होंगे उनको सेफगार्ड देना, अवेयरनेस प्रमोट करना थोड़ा आप लोग के बीच, और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, ठीक है। तो NPS वगैरह के लिए आप खुद से अपना पेंशन किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें टियर 1 का पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, या तो शादी हो रही हो तब, या एजुकेशन के लिए तब। टियर 2 में आप जैसे मार्केट में पैसा लगाते हो वैसा लगता है NPS वगैरह में, ठीक है। APY भी अटल पेंशन योजना उसी के जैसा एक है, ठीक। तो बेसिकली PFRDA ensures that your retirement savings remain safe और आप कभी भी चालू कर सको। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कंपनीज को देखता है। अनलाइक RBI और SEBI, MCA इज अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है ये मिनिस्ट्री है जिसके अंदर आती है सब चीजें, ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आपका कंपटीशन रिलेटेड जितना भी फ्रेमवर्क है ये सब चीजों को MCA देखता है, ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो आप जो है ROC रजिस्टर्ड कंपनीज वाया ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आप अपना कंपनी रजिस्टर कराते हो जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो MCA के पोर्टल पे होता है, ठीक है। अब एंश्योर्स कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस साथ में हो रहा हो, मेंटेन्स कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स और प्रमोट्स गवर्नेंस और स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, सिंपल। अब आपका आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि है IBBI। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब जब आपके पास पैसे, जो भी पर्सन, इंडिविजुअल या कंपनी, जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं एंड वो डेट्स नहीं भर पाता, हर कंपनी उधार में कुछ लेगा, ठीक है, तो उसके डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स भी होंगे, ठीक है। तो जब आप खुद डेटर हो, मतलब आपने किसी से पैसे लिए हैं, जिससे सप्लाई लिया है गुड्स का, और अब आप वापस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर मेरा कोई इंडस्ट्री है और मैंने सप्लाई लिया है कुछ मटेरियल का, मुझे उससे कुछ बनाना है और बेचना है, तो मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, मैं डेटर हूँ, तो मैं कैसे वापस करूं? तो उसके लिए बैंक्रप्सी होता है सोल्यूशन। बैंक्रप्सी बेसिकली आप तब जाओगे, मदद लोगे तब आप, ये इंसॉल्वेंसी का एक पूरा प्रोसीजर चलता है, एंड देन आप कोर्ट्स की या इन सब की मदद लोगे कि कैसे करके मैं अपना कर्जा चुकाऊं, तो उसका पूरा सिस्टम बनता है, ठीक है, जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बताता है। फाइन। तो अर्लियर रिजॉल्विंग बैंक्रप्ट कंपनीज टुक ईयर्स, लेकिन IBC और IBBI, जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, IBBI को इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर, तो टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आया, ठीक है। IRP वगैरह सेट किए जाते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जो बेसिकली बताते हैं कि कैसे हम आपका कर्जा पूरा चुकाए और फिर वापस आपकी कंपनी को रिवाइव कराया जा सकता है कि नहीं, वो पूरा वो बताते हैं। फिर आया नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में, ये हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये गवर्न करता है इसको। अब NHB जो है प्रमोट्स हाउसिंग फाइनेंस एंड सपोर्ट्स की अफोर्डेबल हाउसिंग मिले सबको, ठीक है।
तो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द सेक्टर्स डेवलपमेंट। तो 2019 से आरबीआई ने रेगुलेट किया था ये। अब 2019 से क्या हुआ, यही मैं आपको बता रही थी। आरबीआई अब से ये जो नेशनल हाउसिंग, जो ये हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, इनको 2019 से आरबीआई रेगुलेट करने लग गई है। उससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट किया करता था कि आपको जितने भी घर है, जो गवर्नमेंट भी निकालती है घरों के योजनाएं एंड ऑल, आपको कम रेट्स में अच्छे प्राइसेस में मिले, ये पहले ये देखता था। अब आरबीआई जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करने लग गई है। नेशनल हाउसिंग बैंक अभी भी है, पर वो सिर्फ प्रमोट करता है, कि सिर्फ अवेयरनेस के लिए प्रमोशंस करता है कि आप जाके हाउसिंग फाइनेंस का देखो ये सब, ठीक है। तो बेसिकली वो है फाइन कि while NHB primarily functions as a principal financial institution for housing finance और सेक्टर डेवलपमेंट के लिए काम करता है बस। अब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जैसे नाम ही बोल रहा है, इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर सेबी, और ये सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, खुद ही रेगुलेट करता है ये खुद को, ठीक है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है ये। एंड एएमएफआई रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल फंड कंपनीज, और सेबी के साथ ही वो वर्क करता है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होता, साथ में ही वर्क करता है। इट वर्क्स इंक्लूड्स इन्वेस्टर एडुकेशन और डेली एनएवीज निकालना, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि म्यूचुअल फंड्स में आप जो भी डाल रहे हो, तो एक एक यूनिट का, एक एक यूनिट म्यूचुअल फंड का क्या क्या प्राइस होगा एंड ऑल, वो पूरा आपके नेट एसेट जो भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पूरा डेली अपडेट करते रहना, आपको इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोवाइड करना और इंडस्ट्री गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। तो ये म्यूचुअल फंड्स देखता है, ऑफ कोर्स सेबी के साथ ही देखता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आ जाते हैं हम फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन पे, एमएफसी। तो एमएफसी जो है ना, ये आपका कोमोडिटी डेरिवेटिव्स को पहले देखती थी, अब जो है सेबी रेगुलेट करता है, ये नहीं करती। लेकिन क्योंकि एमएफसी को ना मर्ज कर दिया गया है सेबी के साथ 2015 में, ठीक है, पहले 2015 के पहले एमएफसी देखता था। कोमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो सेबी ना अब से स्टॉक्स तो देखता ही है, साथ में कोमोडिटी डेरिवेटिव्स भी देखता है। कोमोडिटीज का मतलब होता है आपका, जैसे आपका गोल्ड, जैसे आपका गोल्ड, ठीक है, देन आपका सिल्वर, वीट, ये सारी चीजें जो है आपकी कोमोडिटीज होती है। ऐसे बहुत सारे जितने भी ये सारे कोमोडिटीज होते हैं। तो कोमोडिटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइस लॉकिंग का। प्राइस लॉकिंग का मतलब होता है कि मान लो कोई जूलर है, ठीक है, और वो गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहा है, गोल्ड वगैरह का मतलब बेसिकली गोल्ड बेचने के लिए। तो गोल्ड का प्राइस अगर मान लो आपका 1 लाख रुपए है 10 ग्राम के लिए, ठीक है, अब जूलर को लग रहा है कि 3 महीने बाद ये प्राइस बढ़ सकता है, मे बी 1,10,000 हो जाए, फाइन। तो वो क्या करेगा, वो कर देगा कोमोडिटी डेरिवेटिव्स में, वो डेरिवेटिव्स की मदद से इस प्राइस को लॉक कर देगा। मतलब कोमोडिटी फ्यूचर रेगुलेट्स कोमोडिटी फ्यूचर्स। तो बेसिकली आगे जाके अगर प्राइस बढ़ेगा भी, तो वो जो अपना जो भी ट्रेड करेगा, जो भी कुछ करेगा, वो सेम इस लॉक्ड प्राइस पे ही करेगा। जैसे ये फार्मर्स के लिए बहुत काम आता है, कि मान लो फार्मर ने एक डेरिवेटिव साइन किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उस फार्मर का था कि जो भी वीट मैं बेच रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, वो अगर मान लो मैं 100 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूँ, और उसे लग रहा है कि आगे जाके ये प्राइस गिर सकता है, तो अगर उसने प्राइस लॉक कर दिया इस कमोडिटी का, तो फिर आगे जाके अगर ये प्राइस गिर के 80 भी हो रहा है, तो भी 1 साल 2 साल जितने भी साल के लिए किया है, उसे यही प्राइस मिलेगा। तो इससे इनका नुकसान ना हो, फ्यूचर कमोडिटी के प्राइस पे कोई गिरावट हो या चढ़ाई हो, तो भी हम जिस प्राइस पे ले रहे हैं उसी पे ले। तो आप बेसिकली प्राइस लॉक करते हो इसमें। तो ये होता है आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। जैसे आप गोल्ड वगैरह अगर ले रहे हो, तो जिस प्राइस पे आप गोल्ड ले रहे हो उसी प्राइस पे ही आप लेते रहो आगे भी, वो बढ़ेगा भी तो भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो जैसे आप गोल्ड में अगर जाके ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स देखता है, ठीक है, जो फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से आपका अभी प्राइस जो है कि बढ़ या घट सकता है, तो अभी उसको लॉक करना इज योर डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कमोडिटी के अराउंड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू फिक्स करना फ्यूचर प्राइस देखते हुए, वो है आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो पहले एफएमसी देखती थी, ठीक है, अब वो सेबी ही रेगुलेट करता है ये जो भी आप इसमें डालोगे अपना पैसा, ठीक है, जूलर्स एंड यही लोग ज्यादा करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे हमने रैप अप कर लिया रेगुलेटरी बॉडीज, और सारे पॉइंट्स जितने इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकती थी मैंने किया है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई बॉडी और कवर हो सकती है या कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।